हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पटना टीचिंग सेंटर इन नवगछिया। दोस्तों, मैं यहाँ पे आप लोगों को +2 स्तरीय बायोलॉजी के बुक में आज लुसेंट का बुक लेके आया हूँ, जो बुक हमको बहुत अच्छी लगी कि जो भी बिहार बोर्ड से बच्चे पढ़ते हैं उनको समझ पाने में ये बुक खुद से भी यदि वो रीडिंग भी करते हैं तो उनको समझ में आ जाएगी। लेकिन सारे बुक को सबसे पहली बात होती है कि उनका नॉलेज आपके पास होना चाहिए, और दूसरा, यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हर राइटर की बुक आप ज़रूर पढ़ें, उनके लैंग्वेज को समझें, और यही आपको सबसे बेस्ट कराएगा कि आप अदर स्टूडेंट के कंपैरिजन में आप आगे निकलिएगा। चलिए हम लोग अपना सबसे पहला चैप्टर जीवों में जनन, जो फर्स्ट यूनिट का है, 5 यूनिट क्लास 12 में आपको पढ़ना है, और उसमें जीवों के जनन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन को देखते हैं। थ्रोली हम सिर्फ पढ़ते जाते हैं ताकि आप लोगों को सिर्फ यदि सुन भी लीजिएगा एक बार लेक्चर को तो आपको पूरा याद हो जाएगा। ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति आज से लगभग 4,200 मिलियन वर्ष पूर्व हुई। जीवन की उत्पत्ति आदि सागर में सर्वप्रथम देखी गई थी। आदि सागर, जिसको कि हम प्रिमिटिव ओशियन भी कहते हैं, उस समय से अब तक के अनेक किस्मों के जंतुओं तथा पौधों को हम जानते हैं। वर्तमान पृथ्वी पर वास करने वाले जीवों की कुल संख्या का तो हम अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन वैज्ञानिक का अनुमान है कि पृथ्वी पर जीवों की वास्तविक किस्में लगभग 3 करोड़ है। ये सभी किस्में एक दूसरे से संरचना, स्वभाव एवं कार्यकी में भिन्न होती है, परंतु इन सभी जीवों में कुछ समानताएं भी होती है। जैसे जीवों का शरीर कोशिकाओं से निर्मित है, सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसमें वंशागति के लिए आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, वृद्धि का गुण, जनन का गुण, अर्थात सभी जीव अपने जैसे जीवन काल को व्यतीत होने से पहले अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। जीवन अवधि की बात करें तो लाइफ स्पैन, ये क्वेश्चन भी आपको है कि जीवन अवधि हम किसे कहेंगे, तो किसी जीव के जन्म से लेकर उनकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय उस जीव की जीवन अवधि कहलाती है। द लेंथ ऑफ टाइम which an organism is likely to live is called लाइफ स्पैन। प्रत्येक जीवों का जीवन काल भिन्न भिन्न होता है। कुछ सूक्ष्म जीव जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जीवन अवधि कुछ मिनटों से कुछ घंटों तक हो सकती है। कुछ जीव कई सौ वर्ष से कई हजार वर्ष तक जीवित रहते हैं। कुछ जीवों की जीवन अवधि को सारणी में दिखाया गया है। उदाहरण के लिए मेफ्लाई की जीवन अवधि केवल 1 दिन का होती है, जिसमें जीवन की संपूर्ण क्रियाएं एक ही दिन में पूरा हो जाती है। एक तितली का जीवन काल 1 से 2 सप्ताह का होता है। कुछ वृक्ष जैसे सिकोया की जीवन अवधि 3000 से 4000 वर्ष तक होती है। भारतीय वनस्पति उद्यान हावड़ा, जो कि कोलकाता में है, एक क्लास 11th में भी आप पढ़े होंगे कि इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा, ये कोलकाता में स्थित भारतीय बंदरगाह वृक्ष लगभग 200 वर्ष पुराना है। बरगद है यहाँ पे। कैलिफोर्निया की यदि हम बात करें तो कैलिफोर्निया यूएसए में है, जिसमें लारिया इंट्रेंटा की यदि हम बात करें सबसे लंबी जीवन अवधि वाला वृक्ष होता है। इंट्रेंटा की यदि बात करें तो इनकी जीवन अवधि लगभग 11,300 वर्ष मानी जाती है। जीवों की जीवन अवधि का उनके आकार से संबंध नहीं है। जैसे कौवा और तोते का आकार में कोई विशेष अंतर नहीं होता, परंतु इनकी जीवन अवधि में बहुत अंतर होता है। कौवा जीवन अवधि लगभग 15 वर्ष होता है और तोते का जीवन अवधि लगभग 140 वर्ष होता है, जो कि एनसीईआरटी में प्रीवियस क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन भी आपको क्लास 12 में पूछा गया है कि तोता का जीवन काल कितना होता है। तो तोता का जीवन काल आपको याद रखना है, लगभग 150 या 140 यहाँ बताया गया है। जंतुओं में सबसे अधिक जीवन अवधि कछुआ की होती है, लगभग 200 वर्ष। आगे आइए हम सारणी को भी देखेंगे। सारणी में सबसे पहले आते हैं तो कुछ पॉइंट और है यहाँ। इस तरह से हम देखते हैं कि जंतुओं की तुलना में पादपों की जीवन अवधि अत्यधिक लंबी होती है। नीचे तालिका में कुछ जीवों की जीवन अवधि दर्शाई गई है, इसको भी हम रीडिंग करते हैं। एक तरफ जीव है और दूसरी तरफ जीवन अवधि। जैसे कुछ सूक्ष्म जीवों की बात करें तो सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें कुछ मिनट से कुछ घंटों का इनका जीवन काल होता है। मेफ्लाई की यदि हम बात करें तो ये 1 दिन का जीवन काल रहता है। सिकाडा की यदि हम बात करें तो ये भी 1 दिनों का होता है। कुछ खरपतवार
समवीट्स की बात करें तो ये 3 सप्ताह का होता है। तितली बटरफ्लाई 1 से 2 सप्ताह का। गेहूं और जौ 5 से 6 माह। घरेलू मक्खी 6 माह। मूली चुकंदर ये 1.5 से 2 वर्ष होता है। चूहा की यदि जीवन काल की बात करें 3 वर्ष। मेढक 9 वर्ष। हंस 12 वर्ष। कौवा 15 वर्ष। मरमर पक्षी जिसे हमिंग बर्ड के नाम से जानते हैं सबसे छोटी पक्षी होती है, जो कि हम आगे भी जब रिप्रोडक्शन आपको पढ़ाएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे प्लांट में कुछ ऐसे मतलब क्रॉस पोलिनेशन की पर परागन जिसे बोलेंगे, पर परागन में पक्षियों के माध्यम से जो परागन होते हैं वो यही हमिंग बर्ड के द्वारा होता है। हमिंग बर्ड को ही गुंजन पक्षी भी बोला जाता है, जो कि पीछे की ओर भी ये उड़ पाते हैं। आगे पीछे दोनों दिशा में एकमात्र पक्षी सक्षम है जो कि ये उड़ पाते हैं। तो हमिंग बर्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ मरमर पक्षी के नाम से जाना गया है। मंकी बंदर की बात करें तो 26 वर्ष। गाय 26 वर्ष। नाग 28 वर्ष। भेड़ 20 वर्ष। घरेलू चिड़िया जिसमें एस्पेरो आपका आता है, जिसे गोरैया के नाम से हम लोग जानते हैं, ये 20 वर्ष हो जाएगा। कुत्ता 20 से 30 वर्ष। बिल्ली 35 से 40 वर्ष। व्हेल 37 वर्ष। हाथी 65 वर्ष। मगरमच्छ 60 वर्ष। ऊँट 35 वर्ष। समुद्री आर्चिन 78 वर्ष। गिद्ध 90 वर्ष। सुअर 80 वर्ष। मानव 100 वर्ष। औसतन अब 60 वर्ष इनका लिया जाता है। तोता की यदि हम बात करें तो फिर से रिपीट है 140 वर्ष। बरगद वृक्ष 300 से 500 वर्ष। कछुआ की बात करें तो 200 वर्ष। सफ़ेद ओक वृक्ष की यदि हम बात करें तो ये 500 वर्ष तक होते हैं। तो सिंपल इस तरह हम लोग क्या करते हैं, तो लाइफ साइकिल को देखते हैं। आगे आइए और जीवों के कुछ लाइफ साइकिल को हम लोग देखेंगे। जैसे आपको बताया जाता है कि पीपल वृक्ष की यदि हम बात करें तो ये 2000 से 4000 वर्ष इनका जीवन काल होता है। सिकोया की यदि बात करें तो सिकोया 3000 से 4000 वर्ष तक सिकोया जीवित रहते हैं। उसके बाद लाड़िया वृक्ष की यदि हम बात करें तो ये 11300 वर्ष तक जीवित रहते हैं। जीवों की जीवन अवधि चाहे जो भी हो, उनके जीवन का अंत मृत्यु ही है। प्रत्येक जीव जब अपनी जीवन अवधि पूर्ण कर लेता है तब प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कोई भी जीव अमर नहीं है सिवाय एक कोशिकीय जीव अमीबा और जीवाणु, क्योंकि अमीबा और जीवाणु में हम जानते हैं कि जो मातृ कोशिका रहते हैं उनका शरीर विभाजित होकर तो संतति कोशिका को ये बनाते हैं। तो सिंपल जो मातृ कोशिका होते हैं वो पुनः फिर से नए जीव का स्वरूप धारण कर लेते हैं। इसीलिए एक कोशिकीय जीव में अमीबा और जीवाणु को आपको याद रखना है कि इनकी मृत्यु नहीं होती है, ये नए अंग धारण कर लेते हैं। आगे यदि देखें तो फिर बताया जाता है, अतः सृष्टि में जन्म एवं मृत्यु का क्रम निरंतर चलता रहता है। विभिन्न प्रकार के प्रयोग से यह भी सिद्ध हो चुका है कि जीवों की उत्पत्ति जीवों से ही होती है, जिनमें प्रजनन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कुछ आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे घोड़ा के बारे में बताया जाता है, घोड़ा का जीवन काल 50 वर्ष है। हाथी का 65 वर्ष है। कुत्ता 25 वर्ष है। आगे यदि हम देखें तो फिर आपको है गाय का जीवन काल यहाँ बताया गया है 26 वर्ष। कौवा का जीवन काल 15 वर्ष। गुलाब का 10 वर्ष। फिर यदि देखें तो यहाँ कछुआ आ जाता है। कछुआ की यदि हम बात करें तो कछुआ 200 वर्ष। उसके बाद तोता का जीवन काल जो है 140 वर्ष है। और तितली की यदि बात करें तो तितली का 1 से 2 सप्ताह होता है। फिर आपके सामने है केला का वृक्ष और बरगद का वृक्ष। तो सिंपल यहाँ देखेंगे, केला 25 वर्ष और बरगद का वृक्ष जो होते हैं यह 200 वर्ष तक इनका जीवन काल दिया गया है। आइए वृक्ष के डायग्राम देखने के बाद और भी हम पढ़ते हैं कि सिंपल यहाँ बताया गया है प्रजनन। रिप्रोडक्शन की यदि हम बात करें तो प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है। प्रजनन जीवों में पाए जाने वाले वह क्षमता है जिससे वे अपने ही समान नए जीवों को जन्म देते हैं। संतति के जन्म के बाद उसमें वृद्धि होती है और परिपक्व होने के बाद वह नई संतति को जन्म देता है। यह क्रम एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चलता रहता है। इस चक्र में जन्म, वृद्धि तथा मृत्यु सम्मिलित है। तो सिंपल एनसीईआरटी की जब आप बुक पढ़ते हैं तो इसी को 3 स्टेज में बताया गया है कि किस किस स्टेज में मनुष्य मतलब क्या क्या करते हैं। तो जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है आपका कि जो संतान उत्पन्न करते हैं, जनन को तृतीय स्तर में है। तो एक बार एनसीईआरटी का बुक भी आपके सामने हम डिस्कस करेंगे कि सभी बुकों को सिमिलर लेके चलना है। आइए अब प्रजनन के प्रकार को हम लोग पढ़ते हैं। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। प्राणियों की संरचना, कार्यकी एवं निवास स्थानों में विशाल स्तरीय विविधता होने के कारण प्रजनन को 2 प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहला अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यदि बात करें तो प्रजनन की वह विधि जिसमें 2 जीव अथवा जनन कोशिकाएं का संयोग या मिलन
हुए बिना ही कोई जीव अपने समान जीवों को उत्पन्न करते हैं अलैंगिक जनन कहलाती है। यह प्रजनन केवल निम्न श्रेणी के जीवों में पाया जाता है। इस प्रकार से उत्पन्न संतान आकारिक रूप से मॉर्फोलॉजिकली यदि देखें तो आनुवांशिक रूप से जेनेटिकली मातृजीव के समानताएं प्रदर्शित करती है, हूबहू माँ के समान होता है, जिसके कारण इन जीवों को क्लोन कहा जाता है। तो क्लोन वर्ड आपको याद रखना है कि जो माँ के समान कैसा, तो रूप में, देखने में, और साथ साथ उनके गुण, आनुवांशिक गुण भी जो होते हैं वो भी माँ के समान है, तो उसे ही क्लोन बोलेंगे। प्रत्येक विष्टि अथवा क्लोन को रेमेट कहा जाता है। तो रेमेट भी वर्ड रिलेट इसी से है, क्लोन को ही कहा जाएगा। तो क्लोन वर्ड भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछा गया है 12 में। तो सारे देखिए, लुसेंट की बुक पढ़ाने का एक ही मतलब है कि आप सारे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकें। और ये लेक्चर आप सिर्फ एयरफोन लगा के सुन लिया कीजिएगा, देखिएगा ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लास में आपको थ्योरी पढ़ा चुका हूँ। सिर्फ एक रिवीजन कि आपको बुक सुनते चले जाना है, जैसे सुनिएगा आपको याद होते चला जाएगा। आगे यदि देखें तो फिर बताया जाता है अलैंगिक प्रजनन की विशेषताएं। अलैंगिक की यदि हम विशेषताएं को देखें तो इनके क्या क्या एडवांटेज हैं, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। एडवांटेज के बाद हम लोग देखेंगे डिमेरिट इसके क्या क्या थे। मेरिट को पहले देख लेते हैं। यह एक जनकीय होते हैं कि सिंपल यहाँ एक जनक से ही संतान उत्पन्न होते हैं। इनमें युग्मकों का संलयन नहीं होता, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, सभी विभाजन समसूत्री होते हैं। यह गुणन की तीव्र विधि है। अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न संतान आकार, रचना तथा अन्य लक्षणों में अपने जनक के समान होती है। अलैंगिक जनन के प्रकार की बात करें तो अब अलैंगिक जनन को भी हम अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे, जिसमें अलैंगिक जनन के विभिन्न विधियां इस तरह से है। सबसे पहला आ जाता है विखंडन। विखंडन को हम लोग फ्यूजन के नाम से जानते हैं। मुकुलन को हम लोग बडिंग के नाम से जानते हैं। बीजाणु निर्माण, जिसे कि एस्पुरुलेशन के नाम से हम लोग जानेंगे। उसके बाद खंडन, जिसे फ्रैगमेंटेशन के नाम से हम लोग जानेंगे। उसके बाद फिर आ जाता है पुनरोद्भवन, जिसे रीजनरेशन के नाम से हम लोग जानेंगे। उसके बाद कायिक जनन, जिसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। थोड़ा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन लंबा टॉपिक हो जाता है, लेकिन हम आज के क्लास में ही ये पांचों टॉपिक का अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम लोग विखंडन की बात करते हैं। विखंडन फ्यूजन यह अलैंगिक जनन की बहुत सरल विधि है, जिसमें जीव साधारण विभाजन अथवा समसूत्री विभाजन द्वारा दो या दो से अधिक भागों में अर्थात पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। प्रत्येक पुत्री कोशिका एक नए जीव बनाता है। इस प्रकार के जनन को या जीवों में संपूर्ण शरीर जनन इकाई के रूप में कार्य करता है। जैसे अमीबा की ही हम बात करें तो अमीबा का क्या होता है कि संपूर्ण शरीर ही दो भागों में विभक्त हो जाते हैं और विभक्त होने के बाद वो नए संतान को बना देते हैं। आइए यहाँ देखते हैं कि विखंडन के दो प्रकार हैं। सबसे पहला आ जाता है द्विविखंडन, उसके बाद फिर बहुविखंडन। आइए द्विविखंडन को समझते हैं। द्विविखंडन को यदि हम देखें तो इसे ही बाइनरी फ्यूजन कहा जाता है। उसके बाद बहुखंडन। द्विविखंडन में बताया जाता है कि जब जीव केवल दो खंडों में विभाजित होते हैं तब इस प्रजनन विधि को द्विविखंडन कहते हैं। अमीबा में अलैंगिक जनन द्विविखंडन द्वारा होता है। अमीबा में एक निश्चित वृद्धि के बाद क्रोमोसोम का द्विगुणित हो जाता है तथा केंद्रीय विभाजन होकर दो पुत्री कोशिका को जन्म देते हैं। ये पुत्री कोशिका वृद्धि करती है और पुनः परिपक्व होने पर जनन क्रिया करती है। अमीबा की भांति पैरामीशियम में भी द्विविखंडन पाया जाता है। तो पैरामीशियम आपको ऑफलाइन क्लास में हम बताए हुए थे। पैरामीशियम में लॉन्गिट्यूडनल, उसके बाद फिर हम आपको बताए हुए थे कि युगलिना की यदि बात करें तो युगलिना में भी द्विखंडन पाया जाता है। अमीबा में तो द्विखंडन था ही, पैरामीशियम, युगलिना सारे को आपको याद रखना है। अमीबा में एक बात और बताए थे कि अमीबा जब ये अनुकूल परिस्थिति में रहते हैं तो ये द्विखंडन करेंगे, लेकिन जैसे ही ये वातावरण के प्रतिकूल स्थिति में पहुंच जाते हैं तो फिर से ये क्या करते हैं, तो ये बहुखंडन की विधियां उत्पन्न करते हैं। इसको भी आपको समझना है। यहाँ देखिए डायग्राम से आपको समझाया गया है कि न्यूक्लियस है, पेरेंट सेल है। सबसे पहले न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म में क्या हुआ, तो एक तरह से मतलब आपको दिख रहा है कि दबाव बनना शुरू हो गया है। फिर इनके साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस दोनों दो पार्ट में विभाजित होकर देखिए दो डॉटर सेल को बना दिया। तो अमीबा में द्विखंडन है। आगे आइए बहुखंडन को समझते हैं कि बहुखंडन की यदि बात करें तो इसे ही मल्टीपल फ्यूजन के नाम से हम लोग जानेंगे। जब कोई जीव अनेक बार विभाजित करता है जिनके फलस्वरूप एक बार में अनेक संतति उत्पन्न होते हैं तो इसे बहुविखंडन कहते हैं। जैसे प्लाज्मा, अमीबा, उसके बाद मोनोसिस्टस। तो सारे एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है कि प्लाज्मोडियम क्या है, तो मलेरिया के परजीवी हैं जिनका लाइफ साइकिल भी ऑफलाइन क्लास में आप लोगों को हम बताए हुए थे कि 2 जगह पूरा करते हैं। ऐसे इस बुक में भी दिया गया है। इस बुक में जब हम स्वास्थ्य
और मानव कल्याण पढ़ेंगे तो उसमें हम ज़रूर आपको फिर से इसका डिस्कस कर देंगे कि प्लाज्मोडियम और अमीबा क्या है और मोनोसिस्टस क्या है। तो देखिए अमीबा यहाँ बहुखंडन में भी प्रयोग किया है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि जब इनके प्रतिकूल परिस्थिति रहते हैं तब ये क्या करते हैं, तो ये बहुखंडन करते हैं, लेकिन यदि अनुकूल परिस्थिति है तो ये हमेशा द्विखंडन का ही विधि अपनाते हैं। आगे यदि देखें तो प्लाज्मा में बहुखंडन के बारे में बताया गया। मल्टीपल फ्यूजन इन द प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में बहुखंडन या विखंडन जनन एवं बीजाणु उद्भव के दौरान होते हैं तथा प्लाज्मोडियम को क्रिप्टोजोइट तथा बहुविखंडन द्वारा अनेक छोटे छोटे संतति बनता है, जिन्हें कि हम लोग साइजोगोनी के नाम से जानेंगे, साइजोगोनी या ऐसे ही मीरोजोइट के नाम से भी जाना जाता है तथा स्पोरोगोनी के नाम से जानेंगे। स्पोरोगोनी मतलब देखिए अलग अलग प्रकार बताया जाता है। साइजोगोनी में मीरोजोइट हो जाएगा, स्पोरोगोनी में जो होते हैं स्पोरोजोइट हो जाएगा, तथा ये पुत्री जो इनके मतलब छोटे छोटे सिस्ट बनाते हैं उसे पुटी कहते हैं। पुटी की दीवार को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। देखिए लाइफ साइकिल से हम लोग समझ लेंगे, थोड़ा नाम इसमें नहीं लिखा है कि न्यूक्लियस क्या करते हैं, वो छोटे छोटे खंडों में जो विभाजित हुए हैं उसे वहीं हम लोग बोलेंगे कि प्लाज्मोडियम के जो पढ़ रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, इसमें बहुखंडन में छोटे छोटे संततियाँ बनते हैं, जिन्हें हम लोग जो होते हैं साइजोगोनी में मीरोजोइट बोलेंगे, और फिर बताया जाता है स्पोरोगोनी में स्पोरोजोइट बोलेंगे, जो कि ये क्या किए हैं, अब पुटी को तोड़कर पुटी दीवार को जो होते हैं रप्चर करके स्वतंत्र होकर ये बाहर आ जाते हैं। मुकुलन को समझते हैं। मुकुलन जो होते हैं यह अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है। इसमें जीवों के शरीर पर एक छोटा सा उभार बनता है जो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। इसे कनिका या मुकुलन कहते हैं, जिसे कि हम बर्ड बोलेंगे, तथा इसके बनने की क्रिया को मुकुलन कहते हैं। विकास के समय कलिका अपने मातृ कोशिका से भोजन तथा अन्य पदार्थों को ये ग्रहण करेगा, भोजन तथा अन्य आवश्यक पदार्थों को ग्रहण करती है और वयस्क होने पर यह मातृ कोशिका से अलग हो जाती है और स्वतंत्र जीवन व्यतीत करती है। मुकुलन दो प्रकार से होते हैं। पहला बताया जाता है बहिर्जात मुकुलन, अंतर्जात मुकुलन। यदि हम समझें तो बहिर्जात मुकुलन बताया जाता है आपको कि जिसमें बाहर से मुकुलन हो, कि बाहर से शरीर में कोई भाग उत्पन्न हो जाते हैं और फिर वो टूट के अलग हो जाते हैं, तो जैसे कि आपको हाइड्रा हो गया, इष्ट हो गया, इस सब में बाहर से कोशिकाएं बनती है। अंतर्जात की यदि हम बात करें, अंतर्जात मुकुलन में आपको बताया जाता है कि अंतर्जात मुकुलन कनिका शरीर के अंदर उत्पन्न होती है, जिसे कि जेम्यूल अथवा एस्टेटोब्लास्ट के नाम से हम लोग जानेंगे। तो जैसे स्पंज सब में शरीर के अंदर ही क्या होते हैं कि मुकुलन डेवलप होते हैं। आइए समझते हैं कि मुकुलन में उदाहरण में यदि हम समझे तो आपका आ जाता है इष्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। इस विधि में जनन कोशिकाएं एक अथवा अनेक उद्वर्ध निकलता है कि ग्रोथ होना शुरू हो जाते हैं उनके शरीर में। इन्हें मुकुलन या कनिकाएं कहते हैं तथा मातृ कोशिका का केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर नए केंद्रक एवं कुछ कोशिका द्रव्य के साथ मुकुलन में पहुंच जाते हैं। कोशिका विभाजन बनने के बाद मुकुलन जनन कोशिकाओं से अलग हो जाता है एवं स्वतंत्र जीवन यापन करता है। सिंपल देखिए यहाँ मुकुलन को समझाया गया है। आपको बताए हुए थे कि इष्ट जो होते हैं ये फंगी का अपवाद है, अपवाद जिसके कि हम एक्सेप्शन बोलेंगे कि समस्त फंगी जब हम 11th में आपको पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कि सभी के सभी बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक अपवाद है जिसमें हम इष्ट को पढ़ते हैं जो कि एक कोशिकीय होते हैं, बाकी समस्त फंगी जो होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। आगे यदि देखें तो फिर बताया गया है टेरुलेशन के नाम से हम लोग जानेंगे। टोरुलेशन की यदि बात करें तो बताया जाता है कई बार एक कोशिका में दो या दो से अधिक मुकुलन का विकसित हो जाता है, कि एक ही कोशिका में दो मुकुलन विकसित हो जाते हैं। ऐसा आपको इष्ट में भी दिखेगा। तो बताए जाते हैं जिनमें से प्रत्येक पर पुनः नए मुकुलन विकसित होते हैं या जटिल मुकुलन की स्थिति को टोरुला अवस्था कहा जाता है। जैसे इष्ट हो गया, राइजोपस हो गया, ओडिया हो गया, तो ये सभी के सभी जिसको राइजोपस के नाम से हम लोग जानते हैं, तो ये सारे में जो होते हैं ये स्थितियाँ देखने को मिलती है। अब देखिए अंतर्जात मुकुलन की बात करते हैं तो स्पंज में अलैंगिक जनन आंतरिक मुकुलन द्वारा ही होता है, जिसे आंतरिक मुकुलन को जेम्यूल कहते हैं। तो इसको नाम याद रखना है, जेम्यूल कहा जाता है आंतरिक मुकुलन को, जो कि किस में होता है तो स्पंज में। और बाह्य यदि पूछे तो हाइड्रा और इष्ट बताना है। बीजाणु निर्माण की यदि हम बात करें तो बीजाणु को स्पोर के नाम से जानते हैं। बीजाणु एक सूक्ष्म कोशिकाएं एवं पतली भित्ति वाले होते हैं। बीजाणु न केवल नए सदस्यों का निर्माण अपितु अनेक
प्रकीर्णन की भी मददगार होते हैं। बीजाणु निर्माण मुख्यतः यदि देखें तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, शैवाल में पाए जाते हैं। चल बीजाणु को जूस्पोर कहा जाता है। यह जलीय जीवों में पाया जाता है, जैसे क्लोमाइडोमनांस हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गए। तो ये सारे एग्जाम्पल आप 11th में भी पढ़े थे। और चल बीजाणु की यदि हम बात करते हैं तो नन मोटाइल स्पोर में विभिन्न प्रकार के आते हैं, जिसमें आपको बताया जाता है एप्लानो स्पोर्स के बारे में बताया जाता है, एप्लानो स्पोर, उसके बाद हेपनो स्पोर, उसके बाद एकाइनिड, कोनेडिया, ये सभी के सभी अचल बीजाणु होते हैं। इसमें कुछ बीजाणु बाह्य कोशिका पर विकसित होते हैं, जिसे हम लोग कोनेडिया के नाम से भी जानते हैं। तो सिंपल यहाँ हम छोटे छोटे पॉइंट को ही देख के बता रहे हैं कि ये थोड़ा लास्ट हम कर देते हैं कि इसके बाद यदि देखें तो यहाँ बताया जाता है कुछ बीजाणु, जैसे स्पोर के बारे में बताया जाता है कि बीजाणु जो होते हैं इसमें कोसा के अंदर पाए जाते हैं, कि उसके ऊपर एक कवर पाया जाएगा और कवर के अंदर ये पैक रहते हैं। जैसे चल बीजाणु की यदि हम बात करें, जो स्पोर, चल बीजाणु का निर्माण चल बीजाणु धानी में होता है। ये कुछ शैवालों के अनुकूल परिस्थितियों में बनते हैं। इनके निर्माण में जनक कोशिका का जीव द्रव सूत्री विभाजन द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाता है तथा प्रत्येक भाग एक बीजाणु बनाता है। इस बीजाणु के अग्रभाग में 2 या 2 से अधिक कशाभिका, जिसे फ्लैंजिला के नाम से जानते हैं, की सहायता से ये जल में तैरता है। जैसे यूलेथ्रिक्स हो गया, क्लोमाइडोमनांस हो गए, जो कि द्विशाखीय, मतलब इसमें 2 फ्लैंजिला पाया जाता है, जिसे द्विकशाभिक बोल सकते हैं, द्विकशाभिक। तथा ओडोगोनिया की बात करें या भुचेरिया की बात करें तो इसमें बहुकशाभिक यानी मल्टीपल जो होते हैं फ्लैंजिलेट पाए जाते हैं, जो कि चल बीजाणु कहलाते हैं। देखिए यहाँ आपको दिया गया है, ये डायग्राम किसका है, तो डायग्राम आप देख के समझ सकते हैं कि 2 मात्र इसमें पाए जाते हैं, तो क्लोमाइडोमनांस के ये बीजाणु हैं। तो यहाँ विजिबल है आपको। आगे यदि देखें तो फिर कोनेडिया के बारे में बताया गया है। यह अनेक कवक, जैसे आपका आ जाता है एस्परजिलस, उसके बाद एल्बुगो, पेनिसिलिन आदि में पाया जाता है। कोनेडिया अचल होते हैं। कोनेडिया का निर्माण क्नोडीफोर जो होते हैं, इस वाले भाग को हम लोग बोलेंगे। देखिए डायग्राम में बताया गया है, कोनेडिया का निर्माण कोनेडीफोर के ऊपर पर छोटा छोटा बल्ब लाइक हुआ है, तो वही बताया जाता है यहाँ पर कि कोनेडीफोर के ऊपर श्रृंखला के रूप में होता है। कोनेडिया वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचता है तथा अनुकूल वातावरण में ही अंकुरण करके नए कवक तंतुओं का निर्माण करते हैं। तो इस तरह हम देख पा रहे हैं एस्परजिलस, कोनेडिया, जिससे कि पेनिसिलिन भी कुछ इसी तरह की संरचना को लेता है। और पेनिसिलिन में ये भी क्वेश्चन नीट में पूछा गया है कि एस्परजिलस जो मतलब कोनेडिया के द्वारा जो है अलैंगिक जनन किस में पाया जाता है, तो आपको बताना है पेनिसिलिन में। आगे यदि देखें तो फिर आपका टॉपिक आ जाता है यहाँ पर। देखिए यहाँ बताया गया है आपको एस्प्रोजियोस्पोर की यदि बात करें तो यहाँ हम लोगों को देखना है कि स्पोरो छिद्र के बारे में बताया जाता है कि अचल बीजाणु होते हैं, जिनका निर्माण बीजाणुधानी जो होते हैं एस्प्रोंजिया से होता है। इनके अंदर यदि देखें तो इनके अंदर प्रकीर्णन द्वारा वायु से होता है एवं अंकुरित करके नए जीवों का निर्माण करते हैं। ये कुछ कवक फंगी के बनते हैं, जैसे म्यूकर, राइजोपस आदि के बारे में बताया जाता है। यहाँ देखिए आपको राइजोपस अचल बीजाणु का निर्माण कैसे करेगा। ऊपर से छोटे छोटे छिद्र स्पोर जो होते हैं, मतलब जब इनके अनुकूल परिस्थिति नहीं होते हैं, यानी प्रतिकूल परिस्थिति में ये क्या करते हैं, टूट के कोनेडिया द्वारा बाहर छिड़क जाते हैं। आइए विखंडन को समझते हैं कि इसमें मातृजीव के शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है। टूटने का कारण जो होते हैं लहर क्रिया तथा पुराने भागों का क्षय एवं मृत्यु भी हो सकता है। जीवों के टूटे हुए खंड नए जीवों को विकसित हो जाते हैं, कि टूटा हुआ खंड से ही नया जीव बन जाएगा। तो उसमें आ जाते हैं एग्जाम्पल स्प्रोगायरा, आपका यूलेथ्रिक्स, हाइड्रा, ये सभी जो पार्ट टूटता है उसी से फिर से पुनः वो अपने नए जीवों को उत्पन्न कर पाता है। ऐसा जो है आपका स्पंज में भी पाया जाता है। स्पंज भी यहाँ उदाहरण होना चाहिए था। पुनरोद्भवन की यदि हम बात करें तो बताया जाता है यह भी अलैंगिक जनन की एक विधि मानी जाती है, जिसमें पुनरोद्भवन क्रिया जीवों के शरीर में यदि कोई छोटे टुकड़ों में काट दिया जाए तो इनका प्रत्येक टुकड़ा नए जीवों का निर्माण करता है। उदाहरण के रूप में स्पंज और हाइड्रा ये भी पुनरुद्भवन को बनाते हैं, रीजेनरेशन को। कुछ अन्य जीवों में भी शरीर का भाग क्षतिग्रस्त होने पर पुनर्जनन द्वारा पुनः विकसित हो जाता है, जैसे छिपकली का पूँछ। तो छिपकली के पूँछ में भी रीजेनरेशन पाया जाता है। तो आज यहीं तक रखते हैं। कल के क्लास में हम लोग कायिक जनन को देखेंगे। तो एक कोशिश है कि आप लोगों को हम बुक अवेलेबल करवा सके, जिसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को हम लोग इसी को रिप्रोडक्शन को ही प्रोपोगेशन के नाम से जानेंगे। तो इसको हम लोग
कल के क्लास में पढ़ेंगे, थोड़ा ये टॉपिक लंबा हो जाता है। यदि हम इसी वीडियो में करते हैं तो थोड़ा ये लंबा हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।